रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज कर चुके होंगे। और जनाब, जैसा कि आपको मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं और जब से उन्होंने ओहदे का हल्फ उठाया है तब से ही कोई नई नवेली चीज़ सुनने को मिलती है और हर रोज़ कोई खबर ऐसी होती है जिससे दिल दहल जाते हैं। अमेरिका में मौजूद तारकीन वतन के गैर कानूनी तारकीन वतन को अब गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया गया है और उनको ग्वांतानामो बे जेल भेजने का ऐलान कर दिया गया है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेकिन वैले एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं और इस मंसूबे के मुताबिक अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन को जबरी तौर पर बेदखल किया जा सकेगा। इससे पहले वो कई ऐलानात कर चुके थे लेकिन किसी एक्ट पर उनके दस्तखत नहीं थे। अब दस्तखत भी आ गए हैं जिसके बाद कार्रवाइयों में तेजी देखी जाएगी और किसी को शक की बुनियाद पर भी गिरफ्तार किया जा सकेगा। और शक की बुनियाद क्रिमिनल नौयत की होगी तो गिरफ्तार किया जाएगा। इसका भी जिक्र है कि किसी पर शक हो कि दंगे फसाद में उसने हिस्सा लिया है, किसी की जान को खतरा हो किसी तारकीन वतन से, तो ही उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। और इसके तहत इमिग्रेशन अफसरान को वसी इख्तियारात भी दे दिए गए हैं। जी हाँ, और डोनाल्ड ट्रंप का इस पर कहना है कि इस कानून से तारकीन वतन की यलगार रोकने में मदद मिलेगी। उनकी पॉलिसीज पहले से ही बहुत ज़्यादा सख्त, वो बता भी रहे थे कि तारकीन वतन के हवाले से वो हम कानून साजियाँ भी करेंगे, तो अब वो ये कह रहे हैं कि इससे मदद मिलेगी। और रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार करके जब ग्वांतानामो जेल भेजा जाना है और डोनाल्ड ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को हिदायत भी जारी कर दी है इस हवाले से। और मुजरिमान के लिए ग्वांतानामो बे में 30,000 बिस्तर ऑलरेडी मौजूद भी हैं। राइट, अमेरिका से एक और खबर भी आ रही है कि वाशिंगटन करीब छोटा मुसाफिर तैयारा जो है वो एक फौजी हेलीकॉप्टर से टकरा गया। मनाजिर आप देख सकते हैं, फौजी हेलीकॉप्टर से जब ये तैयारा जा टकराया है तो दरिया में जा गिरा है और 78 मुसाफिर सवार थे इस मुसाफिर तैयारे में। रेगन एयरपोर्ट पर ये हादसा पेश आया है और परवाज़ों के लिए आर्जी तौर पर इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि अक्सर सुनने में यहाँ पर ऐसे हादसा आते हैं। उसकी वजह ये है कि अमेरिका में बहुत सारी फ़्लाइट्स एक ही दिन में भरी जाती हैं और बहुत सारे तैयारे हवा में होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे छोटे मोटे जो वाक़यात हैं और नाखुशगवार वाक़यात वो सामने आ जाते हैं। तौर पर जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसे रोक दिया गया है फ़िलहाल, और जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो जारी हैं। और इस हवाले से सदर ट्रंप को भी आगाह कर दिया गया है रेगन एयरपोर्ट पर। ये बड़ा अफसोसनाक सा। और इसके हवाले से ये भी बताया गया कि जिस वक्त हेलीकॉप्टर से टकराया उस वक्त मुतादिद हेलीकॉप्टर वहाँ पर परवाज़ कर रहे थे और ये किसकी कोताही है, किसकी लापरवाही है जिसकी वजह से हादसा पेश आया। इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी मुसाफिरों के हवाले से सिर्फ ये बताया गया कि मुसाफिर तैयारे में 78 मुसाफिर सवार थे, लेकिन अभी कितना जानी नुकसान हुआ है इस हादसे में, कितना माली नुकसान हुआ है, कोई इतला इस हवाले से नहीं दी गई। तो जनाब, अब जरा मुल्की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। जरा बड़ी खबर में अपनी सियासी सूरत हाल पर नजर डालकर हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान तवील अरसे बाद शुरू होने वाला जो मुज़ाकराती अमल है 3 अदवार के बाद बगैर किसी पेशरफ्त के ख़त्म हो गया, जिसका डर था। और हुकूमत तहरीक-ए-इंसाफ की दी गई 31 जनवरी की डेडलाइन को लेकर पर उम्मीद है कि शायद कोई मामला बन भी जाए और मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी है उसने सूरत हाल से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर दिया है और चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को दे भी दिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने जवाब में जुडिशल कमीशन न बनाने की जो वजूहात हैं उनका जिक्र किया है और सानिहा 9 मई के जो मुकदमात अदालत में ज़ेर समाअत होने के बावजूद कमीशन बनाने से मुतालिक जो कानूनी राय है वो मांगी गई है। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के मुतबादिल खुसूसी कमेटी या फिर पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ भी दी है और तहरीक इंसाफ के लापता अफराद की फहरिस्त फराहम करने का मुतालबा भी कर दिया गया। और हुकूमत ने बानी चेयरमैन और दीगर कैदियों की अदालतों से जमानत या रिहाई पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। और उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए हैं। खान साहब ने पहल भी की, खान साहब ने कमेटी भी मुख्तसर दो जो डिमांड है वो मुतालिबात रखे, उन्होंने ये देर की है। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। अदरवाइज डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि 28 तारीख की जो इजलास है उसमें शिरकत करे कि ना करे। हमने तो इनको कहा था कि आप अनाउंस करें कमीशन का, नहीं हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया। क्योंकि उस दिन एक ये बात भी सामने आई कि आर्मी चीफ के साथ आपकी मुलाकात के बाद एक और बैकडोर किसी बंदे के साथ मुलाकात किसी के साथ हुई है या ऐसी खबर? कोई मुलाकात नहीं।
बैरिस्टर गौहर की आपने गुफ्तगू सुनी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ अब सियासी फैसले होम्योपैथिक क़यादत की बजाय हार्ड लाइनर्स की मुशावरत से करने का ऐलान कर चुकी है और 8 फरवरी को सवाबी में जलसा करने जा रही है और लाहौर में भी 8 फरवरी को जलसे के लिए उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। अब देखना ही है कि तहरीक इंसाफ लाहौर में जलसा करने में कामयाब होती भी है या नहीं। और पैका एक्ट पर सदर ने भी दस्तखत कर दिए हैं, जिस पर सहाफ़ी बिरादरी सरापा एहतजाज है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। गुड मॉर्निंग अली आपको और हिना को। आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो ख़त्म हो गए हैं हुकूमत के। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ ने जल्दबाजी की है? देखिए, तहरीक इंसाफ ये समझती है कि उनके पास वक्त नहीं है और हुकूमत ये समझती है कि वो कंफर्टेबल और सिक्योर पोजीशन में। तो ये है कि जो मुतालबात थे वो कुछ ऐसे नहीं थे कि जिनके ऊपर उनसे एंगेज न किया जा सके। तो इसमें थोड़ा सा टाइम तहरीक इंसाफ को और दे देना चाहिए था और हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था। जहां वो एक कमेटी खसूसी की बात करते हैं, जहां पार्लिमानी कमीशन की बात करते हैं, तो जुडिशल कमीशन में क्या एतराज है? जो पार्लिमानी कमेटी होगी, यहाँ पार्लिमान के मेंबर हैं, उनकी तो जो क्वालिटी ऑफ जस्टिस है वो ये है कि जो हुकूमत का बिल है उस बिल को वो 2 लफ्ज भी पढ़ना गवारा नहीं करते कि इसके क्या मुज़मरात हैं, इसकी कानूनी और दूसरी इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी समाजी। तो उनके अंदर ये क्या जस्टिस होगी कि वो पार्टी लाइन से बालातर हो के किसी इशू के ऊपर पोजीशन ले सकेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन को बनाने में कोई हर्ज नहीं है और ऑलरेडी मामला जो है मिलिट्री कोर्ट से उसके सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। यही 9 मई का वाकया सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जेर समात है। तो जब 2 फोरम्स पे ये सुना जा रहा है अदलिया में, तो इसमें जुडिशल कमीशन गवर्नमेंट ने नॉमिनेट करने हैं जजेस को, सर्विंग या रिटायर, वो नॉमिनेट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो सर ये भी तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस उजलत का, जिस तरह से आपने कहा कि उनको भी टाइम देना चाहिए और उनको भी दोनों तरफ से लचक दिखाई जानी चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए थी? बैरिस्टर गौहर, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ही नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हों और मसले का कोई हल निकले। हालांकि हुकूमत तो उनका वेट करती रही और उन्होंने अपनी तरफ से जवाब भी जमा कराया और वो यही कह रहे थे कि 7 दिन के अंदर जवाब जमा कराना था, जो कि हमने करवा भी दिया और हम इनका इंतजार भी करते हैं। और अभी भी वो यही कह रहे हैं कि 31 तक शायद कुछ हालात में बेहतरी आए और ये मुज़ाकरात का अमल रिज्यूम हो सके। आप देखते हैं कि एक बार फिर से मुज़ाकरात की टेबल पर आएंगी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मुज़ाकरात रिज्यूम हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि वो जो जवाब जमा कराया है गवर्नमेंट ने, वो भी नॉन स्टार्टर है। और दूसरी बात ये है कि इस दौरान जो मुज़ाकरात के एतमाद साजी की फिजा होती है, यानी सेनेट पर एजाज चौधरी वो जेरे हिरासत हैं, उन पर मुकदमा चल रहा है, लेकिन उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं चेयरमैन सेनेट ने जारी किए, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, और पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हें पेश नहीं किया। तो ये किस तरह की एतमाद साजी? और इस दौरान मुसलसल जो कुछ हुकूमती वज़रा हैं मुज़ाकरात के खिलाफ बोलते रहे और ये भी कहते रहे कि मुज़ाकरात की जरूरत क्या है, होने ही नहीं चाहिए इनसे। तो ये जो है इसके ऊपर एक कंसेंसस पैदा करना हुकूमत का काम था। हुकूमत का दिल बड़ा होना चाहिए, रियासत का दिल बड़ा होना चाहिए। अभी तक खवातीन नशिस्तों का फैसला नहीं हो सका, अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पे कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, एक चीज उसके मुज़ाकरात के में तातुल या खत्म होने के बाद पॉजिटिव आई है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन का जो अपोजिशन का एक राइट होता है उसका तकर्रर कर दिया। तो इस तरह के ये भी अगर पहले हो जाता था 10 दिन, तो इसमें क्या बुराई थी? लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरीके से पेका का लॉ पास किया गया, स्टेक होल्डर से ही मुशावरत नहीं की गई, तो गवर्नमेंट ये जो समझती है कि वो इस वक्त ताकतवर हैं और उन्हें किसी की जरूरत नहीं और वो सोलो फ्लाइट लेके हुकूमती मामलात और अहम जो सियासी अमूर हैं वो चला सकते हैं, ये रविश जो है ये मुज़ाकरात में एतमाद साजी की फिजा में हायल है।
हाँ बिल्कुल है, लेकिन पैका की बात करते हैं, लेकिन इससे पहले बताइएगा बानी पीटीआई के पास है क्या जिससे वो मुज़ाकरात की टेबल पे आप दोबारा आ सकते हैं? वो खुद जेल में हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो जब सड़कों पर निकलते हैं अपने कारकुनान को सड़कों पर छोड़कर आ जाते हैं, और उसके बाद अब तो जो मुज़ाकरात को डीरेल करना है, जो मुल्क से बाहर इनकी निगाहें हैं, सब कुछ जो है वो जाता हुआ उनके हाथ से दिखाई दे रहा है। अब क्या बाकी रह गया है? क्या ऑफर करेंगे वो हुकूमत को? हुकूमत के पास तो जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार है। देखिए, जो सियासतदान होते हैं जेल में ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो नेल्सन मंडेला हो, वो गांधी हो, वो गफ्फार खान, बाचा खान हो, जुल्फकार अली भुट्टो हो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, और नेहरू हो, गांधी हो, ये जो लीडर जेल में है वो कड़वी गोली की तरह है। ना आप उन्हें निगल सकते हैं, ना उनका कुछ कर सकते हैं। तो सियासतदानों से सियासत नहीं छीनी जा सकती, और अब जो उनके साथ मजलूमियत का फैक्टर भी ऐड हो जाता है कि जो लीडर जेल में होता है। और जिस तरह की हमारे यहाँ एक तारीख रही है, और वो तारीख का अभी भी तसलसल है कि रातों रात झूठे मुकदमात बन जाते हैं। अब ये कोई बात है कि एक आदमी वजीर आजम है, जब वो वजीर आजम नहीं रहा तो 300 मुकदमात उस पर बन गए, और जब सेटलमेंट होगी तो चंद लम्हों में 300 लम्हात जो हैं कागज के टुकड़ों की तरह फिजा में। सर ये तो हमेशा से ये एक है, हम अभी तक मुगलिया रियासत से शुगलिया रियासत तक पहुंचे। बिल्कुल सही। मुगलिया रियासत से शुगलिया रियासत जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं, फिर मजलूमियत। तो इसमें अगर ये कहें कि नहीं जी, ये परसेप्शन जो लोगों की है, या जो अवाम ये देख रहे हैं चीजें, और जो फेयर प्ले होना चाहिए पॉलिटिक्स में, ठीक है एक इलेक्शन जीतता है हारता है, लेकिन ये है कि इस शक्ल में आप रियासत को चलाएंगे तो सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस होगा, और सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस होगा। तो पिछले हफ्ते वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट आए और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म मजीद करने की जरूरत है। क्यों उन्होंने कहा? हमारी मईशत पे इसका इम्पैक्ट आ रहा है। SIFC कितने पैसे बाहर से ले आई है, और चंद अरब डॉलर के लिए हम पूरी दुनिया में कशकोल लिए फिर रहे हैं। तो इससे रियासत क्या ऐसे चलती है? बिल्कुल सही। अच्छा, और सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ इंतजामी तब्दीलियां भी हुई। अली मीन गंडापुर की जगह जुनैद अकबर को सदर बनाया गया, और जुनैद अकबर का ये कहना है कि अब PTI के जो सियासी फैसले हैं वो होम्योपैथिक क़यादत की बजाय हार्ड लाइनर्स की मशावत से होंगे। आपको लगता है तहरीक इंसाफ को टकराव से अब तक वैसे कुछ हासिल हुआ है जो आगे चलकर उन्हें कुछ फ़ायदा होगा इससे? नहीं, हासिल तो कुछ नहीं हुआ, और उनकी जो पॉलिसी है उसमें गलतियां भी थी, सियासी हिकमत अमली का फुकदान भी था। लेकिन ये दोनों एक ही हैं। देखो, वो हुकूमत का हिस्सा है, उनसे सदारत उनके पास भी होनी चाहिए थी। तो दबाव डालने के लिए उन्होंने एक और टीम रख ली है, मुज़ाकरात के लिए बैरिस्टर गौर, उमर अयूब, इन जैसे लोग हैं, और दबाव डालने के लिए उनके पास एक थर्ड टीम है। तो 3 मुख्तलिफ टीमों के साथ वो गवर्नमेंट के साथ एंगेज करना चाहते हैं। राइट। तो सर ये बताइएगा, अब सदर ने भी दस्तखत कर दिए हैं मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट में, अब वो कानून बन गया है, तो क्या हुकूमत पैका एक्ट के जरिए मतलूबा मकासद हासिल कर पाएगी? जैसा कि हुकूमत कहती है कि फेक न्यूज़ के खिलाफ उनका मुहिम है, मिशन है, और उन्होंने ये कानून इसीलिए पास किया है, तो क्या आपको लगता है कि लिबादा जो है फेक न्यूज़ के खिलाफ जंग का, ये इसी से यही मकासद हासिल किए जाएंगे और फेक न्यूज़ को जो है वो टारगेट किया जाएगा? एक तो ये कि फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन बहुत बड़ा मसला है, हमें तस्लीम करना होगा, और ये मल्टीपल लेवल्स पे है। ये सियासी जमातें भी इसमें मुलविस होते हैं, और हुकूमत भी फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन फैलाती है। तो इस कानून में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जो गवर्नमेंट जब ये करे तो उसका क्या सदर हो। दूसरा, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हम कहते हैं कि हजरत उमर से सवाल हुआ उनके कुर्ते के मुतालिक, तो अहम बात हम नहीं बताते कि सवाल करने वाला मिसिंग पर्सन भी नहीं हुआ, अपने बिस्तर पे सोया, जॉबलेस भी नहीं हुआ। तो इस्लामी जमहूरिया ये सवाल को दबाने के लिए बादशाह भी सवाल नहीं, तो जो सवाल लोगों के जहनों में आ गया। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पाकिस्तान न चाइना है, न मशरक वस्ता के मुल्कों में से, यहाँ पे फीलिंग वेंट आउट हो जाती। मीडिया में लोग देखते थे, कैथारसिस हो जाती। तो अब जब आप लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगी, तो फ्रस्ट्रेशन का नतीजा मेरे मुंह में खाक ऐसे भी हो सकता है जिस तरह मशरिक वस्ता के कई मुल्कों में लोग आ जाएं और फीलिंग का इजहार इंतशार की सतह पे करें। तो इसके लिए जब पाकिस्तान बन रहा था तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, द प्रेस एंड द नेशन राइज एंड फॉल टुगेदर। तो इस कानून के साथ
जो प्रेस है और नेशन है उनका राइज नहीं हुआ, उनका फॉल हुआ है और ये बड़ी शर्म का मकाम है। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद जिंदा होती तो वो उनकी पहली चॉइस जर्नलिस्ट बनना था, और जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो जर्नलिस्टिज्म में उन्होंने हिस्सा लिया, इंटरव्यू किए, आर्टिकल लिखे, तो वो अपनी पार्टी के ऊपर कोई और स्टैंड लेते। तो पीपल्स पार्टी ने अपनी जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल वो बिल्कुल खराब कर दी। तो प्रोफेसर साहब, आपको नहीं लगता कि मतलब यही चीज़ जिस पर आप डिस्कशन कर रहे हैं कि ये इसको प्रॉपर मैकेनिज्म तो डेफिनेटली होना चाहिए, फेक न्यूज़ की कोई प्रॉपर डेफिनेशन या फिर दे दी जाए या फिर बता दिया जाए कि ये चीज़ें फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आएंगी, और क्या ही अच्छा होता कि तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर फिर उसके बाद ये जो एक्ट है ये करवाया जाता और इसके जो मकासद है मतलूबा वो हासिल कर लिए जाते। तो क्यों इतनी उजलत दिखाई फिर गवर्नमेंट ने इस सारे मामले में? ये उजलत वही है जो इमरान खान साहब दिखा रहे थे और मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि मैं इसको कोर्ट में चैलेंज करूंगी, और शहबाज शरीफ और बिलावल इसमें शामिल हुए। तो ये वक्त का पहिया घूमने दें, जो आज कानून मूव कर रहे हैं कल वो दोनों कान पकड़ के और हाथों से माफी मांग के कौम से माफी मांगेंगे जब इस शिकंजे में आएंगे। ये तो एक व्हील्स ऑफ जस्टिस हैं। जहाँ तक वही पीटीआई वाले हैं जो कह रहे हैं कि ये पीका एक्ट जो है वो सच दबाने की कोशिश है और ये बड़ी गलत चीज है। जहाँ तक फेक न्यूज का ताल्लुक है, 2016 के बाद जितने मुकदमात हुए इनमें से अक्सरियत जर्नलिस्टों के खिलाफ। अगर फेक न्यूज कोई इशू होता तो मतीउल्लाह जान पे आइस का मुकदमा न कायम किया जाए और ना वो इमरान खान साहब के दौर पे अगवा होते और कोर्ट से रिलीफ। और इसको मैं ये भी समझ रहा हूँ कि इस मामले पे कोर्ट्स भी पोजीशन ले सकती हैं, क्योंकि मई में इस कानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया था। राइट। अच्छा, तो प्रोफेसर साहब, अब हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सरमायाकार जो हैं वो सरमायाकारी का ऐलान कर चुके हैं पाकिस्तान में। रिचर्ड ग्रेनल के जो साथी हैं उन्होंने कहा है कि रिचर्ड ग्रेनल को डीप फेक जो है प्रेजेंटेशन पेश की गई और फिर उनको जो मालूमात थी उनके पास वो गलत थी, और इसकी तरदीद और तायीद दोनों नहीं की है रिचर्ड ग्रेनल ने, लेकिन उनके साथी ने कह दिया है कि उनको जो है वो धोखाधड़ी से मालूमात दी गई है। ट्वीट्स वो डिलीट कर चुके हैं, और ट्वीट्स मगर वो डिलीट कर चुके हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप कार्ड खेल रही थी पीटीआई, क्या वो खुलने से पहले ही खत्म हो गया? देखिए, एक तरफ तो वो ये कहते थे कि हमें साइफर में ब्लेम करते थे कि निकाला, और फिर अब वो ये समझते थे कि अब वो जेल से बाहर निकल। दोनों गैरत की हकीकत पसंदाना बातें। यूएस में जो लॉबीज होती हैं उनका वोट लेना होता है इलेक्शन में, तो उनको ल्योर किया जाता है। डोनेशंस भी इनके इलेक्शन में बढ़ी हैं, लेकिन वो अमेरिका के नुक्ता नजर से सोचते हैं। हमें भी पाकिस्तान के नुक्ता नजर से सोचना चाहिए। और दूसरी जहां तक बात है कि वो कुछ इसके ऊपर पोजीशन लेंगे या नहीं लेंगे, वो अपने इंटरेस्ट को देखेंगे। और अमेरिका की तो तारीख रही है, जितनी भी यहाँ पे गैर जमहूरी हुकूमतें आई हैं, आइन तोड़े गए, मुअत्तल हुए, उसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रही है और उनका रोल भी रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ, लेकिन इससे हट के अगर हुकूमत ये समझती है कि हम पे कोई दबाव नहीं है, तो यूरोपियन कमीशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और आलमी हकूक की जो तंजीमें हैं और यूएन सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन है, वो भी स्टेट्स के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग होती है। जरूरी नहीं कि अमेरिका आपके साथ है या खिलाफ है, और अमेरिका सिर्फ ये चाहता है कि उसका ट्रेड बैलेंस बेहतर हो। अभी उन्होंने इंडिया को, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई नरेंद्र मोदी से, उसमें उन्होंने कहा कि आप डिफेंस जो कंपोनेंट है और डिफेंस बाइंग कर रहे हैं वो अमेरिका से कम कर रहे हैं, फ्रांस से ज्यादा कर रहे हैं। इस इशू को उन्होंने रेज किया कि ये इम्बैलेंस जो ट्रेड का है डिफेंस रिलेटेड, ये खत्म होना चाहिए। तो हमें भी इस पोजीशन पे आना चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत सरमायाकारी, ट्रेड और मईशत की आंख से देखे। वो ये सोचे कि मैं पाकिस्तान के जो बच्चे यूनिवर्सिटियों से निकल रहे हैं इसके लिए कितना रोजगार पैदा करूंगा। मैं कौन सरमायाकारी ये कि यहाँ हमारे अपने बंदे दुबई में जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं और हम जी अमेरिकी सरमायाकार आए हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। ये किसको हम धोखा दे रहे हैं? यहाँ हम इंटरनेट स्लो डाउन कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री तबाह की हुई है और उसके बाद दूसरे से उम्मीदें लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल पॉलिटिकल जो डिस्कशन थी, सुनिए क्या चल रही है इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल। और अभी हम जरा आपको बताएं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, जी हाँ बिल्कुल, एक ऐसा ही जहां एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, जहां पर इन दिनों धूम है एक नए ड्रामा सीरियल सितारों से आगे की, जिसकी सनसनीखेज इक़्तिसात ने नाजरीन को अपना गर्विदा बना रखा है।
सिचुएशन बड़ी गंभीर है जनाब, किरदारों के तेवर बदल रहे हैं। लगता है कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी नाज़रीन को बिल्कुल भी तवक्को नहीं है। शिजा और नादिया प्लान करती हैं कि सर तहमासब से कंप्लेन करें। शहजाद की नादिया चलती है एक नई चाल और आयमा नहीं जानती कि उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। अब देखना है कि सर तहमासब का इस वीडियो को देखने के बाद क्या रिएक्शन आता है। क्या आयमा, नादिया और शिजा की इस हरकत को पसंद करेगी? जानने के लिए देखना मत भूलिएगा ड्रामा सीरियल सितारों से आगे, जुमेरात और जुमे की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। अब जाएंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक जनाब। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं। एक्साइटेड तो होंगे आप लोग, सिर्फ 19 दिन ही बाकी हैं और तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। कौमी स्क्वाड में कौन कौन शामिल होगा हर कोई मुंतज़िर है, लेकिन अभी तक स्क्वाड का ऐलान नहीं किया गया है। ओपनिंग जोड़ी कौन सी होगी, मिडिल ऑर्डर में कौन होगा और इसके साथ कौन बॉलिंग में अपनी धाक बिठाएगा। पाकिस्तान वनडे टीम 4 फरवरी से तैयारियों का आगाज़ करेगी और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो 6 मुल्क की सीरीज़ है वो 8 से 14 फरवरी तक खेली जाएगी, जिसके इब्तदाई 2 मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में होंगे, जबकि आखिरी लीग मैच और फाइनल कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जाएगा। कहा ही जा रहा है कि सऊद शकील भी इस दौड़ में है और 6 मुल्क की सीरीज का स्क्वाड ही चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड बनेगा। हो सकता है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स के तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम अवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे हम तो बड़े एक्साइटेड हैं, हमारी तरह आप भी होंगे क्योंकि हम सब क्रिकेट शायकीन हैं। 19 दिन रह गए हैं, टिकट्स तो हमने देखा है धड़ाधड़ फरोख्त हो गई हैं और फिजिकल टिकट्स जो हैं वो 3 फरवरी से होंगी अवेलेबल। 19 दिन बाकी हैं और अभी तक स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ, इस पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखिए, एक्साइटमेंट तो सबकी है पाकिस्तान में ऑब्वियसली, क्योंकि इतने अरसे के बाद जो पाकिस्तान एक बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहा है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो लिटरली वर्ल्ड रिकॉर्ड और हैट्स ऑफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जिस तरीके से बहुत ही कम टेन्योर के अंदर टाइम के अंदर आपको स्टेडियम्स जो हैं वो तामीर किए गए हैं। लेकिन दूसरे एंड पे एक्साइटमेंट भी है लेकिन थोड़ा सा डर भी है। वो इस सेंस में है कि भाई टिकट्स नहीं है, ये जरा लोगों को समझना पड़ेगा। मैनेजर टिकट्स नहीं यहाँ पर लगा हुआ, मैं भी एक आम इंसान हूँ। टिकटें जो आईसीसी के पास है, पीसीबी के पास भी नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद आईसीसी हमारी जेब में नहीं है। भाई वो पीसीबी और आईसीसी का मामला है, मेरे पास टिकट्स नहीं इस वक्त मौजूद। लेकिन एक्साइटमेंट तो है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। बहुत से आपको पता है कोशिश की गई कि इसको अपना चाहे वो जब पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल भी एक्सेप्ट हो गया था कि उसको कोशिश की गई थी, आपको पता है इंडिया की तरफ से हो या सोशल मीडिया पे, कि उसको फिर नुकसान पहुंचाया जाए जी, स्टेडियम रेडी नहीं है, कुछ पिक्चर कुछ और दिखाई गई थी। लेकिन आफ्टर ऑल अल्लाह का शुक्र है कि डेडलाइन से बहुत पहले स्टेडियम जोन से वो तैयार कर दिए गए हैं। पिंडी स्टेडियम की अपडेट भी अगर आपको दूं तो यहाँ पर जो पर न्यू बॉक्सेस बनने थे वो तामीर हो चुके हुए हैं। चेयर्स जोन सी हैं वो लग चुकी हुई हैं, सारा कुछ जोन सा अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम आपको नजर आ रहा है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी के अगर आप स्क्वाड की बात करें तो मैं थोड़ा खुद भी हैरान था कि बाकी सब टीम से अपना स्क्वाड जोन सा वो तो अनाउंस कर दिया हुआ है, वो प्रीलिमिनरी स्क्वाड है क्योंकि उसके अंदर आपको चेंजेस कर सकते हो। लेकिन पाकिस्तान अभी तक वेट कर रहा है। शायद मुझे भी अभी फील यही हो रहा है कि आज या कल तक स्क्वाड जोन सा वो अनाउंस हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वाड होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी का वही स्क्वाड आपका ट्राई नेशन सीरीज का भी होगा। ट्राई नेशन सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के इसलिए भी है, मैंने कहा ना कि चैंपियंस ट्रॉफी बहुत अरसे के बाद आप खेल रहे हो अपना, बल्कि होम ग्राउंड पे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। साथ ही साथ जो ट्राई नेशन सीरीज है वो बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में आपको नजर आ रही है और इसमें कुछ गलत चीज नहीं होगी। हमारे लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अगर आप कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो ट्राई नेशन सीरीज के अंदर, बेशक आपका रिजल्ट आपका अच्छा नहीं जाता लेकिन आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, कि आपको समझ में आ जाता है कि यार हमारे ये कॉम्बिनेशन जो हैं वो बेहतर उतरेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन जो ट्राई नेशन सीरीज का स्क्वाड होगा वही मुझे हतमी लगता है कि आपका चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड होगा। राइट अवैस, जरा डिस्क्लेमर दे दीजिए कि टिकट्स हमारे पास नहीं है लेकिन पीसीबी की जानिब से जो अवेलेबल टिकट्स हैं उसमें 10% कोटे का इजाफा कर दिया गया है, तो ये डिस्क्लेमर दे दीजिए साथ। और ये भी बताइएगा कि जो इस वक्त स्क्वाड की बात हम कर रहे हैं, स्क्वाड में जो ये गू की हमारी कैफियत है ये क्या नेचुरल नहीं है? इस वक्त हमारी जो सूरत हाल है टीम की उसको देखते हुए तो ये बज़ाहिर यही पता चलता है कि हम लोग अभी तक तय नहीं कर पा रहे हैं कि टीम में कौन खेलेगा कौन नहीं, और वही हम चैंपियंस ट्रॉफी में स्क्वाड ले जाएंगे या नहीं। देखिए, टिकट्स की अगर बात करें तो कल आपको पता जब ऑनलाइन टिकट्स सेल स्टार्ट हुई थी, कल या परसों की बात मैं कर रहा हूं, जब स्टार्ट हुई थी तो विद इन आवर
चाहे वो पिंडी की बात करूं, चाहे मैं लाहौर की बात करूं, जो मुझे 2 अपडेट्स थी कि वो टोटली सोल्ड आउट हो चुकी थी। बेशक पाकिस्तान का मैच हो ना हो, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच लाहौर में आई गेस खेला जाना, उसकी सोल्ड आउट टिकट्स पहले ही हो चुकी थी। यहाँ पर पिंडी में जो बड़ा मैच है वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, उसकी भी सोल्ड आउट है टिकट्स। तो यहाँ से समझ में आती है कि यार कितना एंथुसियाज्म लोगों के अंदर है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके है। इंशाल्लाह आपको ग्राउंड जोन से फुल भरे हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान स्क्वाड की अगर बात करें तो आपको पता है ओपनिंग डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा इस वक्त जॉनसन डिस्कशन को लेके कि वो है नहीं। फखर के साथ कौन ओपन करता है यहाँ पर, अब्दुल्ला शफीक है या इमाम है, अभी तक वो हतमी फैसला हो नहीं सका। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि यार अब्दुल्ला शफीक ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आते हैं। इमाम आपको पता है बहुत अरसे से पाकिस्तान टीम से बाहर है। शान मसूद अनफॉर्चुनेटली उनकी एज सच कोई परफॉर्मेंस है नहीं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त आपके मिडिल ऑर्डर को लेके, जब आप मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं तो चौथा, पांचवा, छठा नंबर आपका है, क्योंकि कुछ आपको पता है कहीं ना कहीं से वापस आवाजें उठने लग पड़ी हैं। क्या पाकिस्तान सीनियर स्क्वाड के साथ जाएगा या पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि हम एज सच टीम है नहीं कि हम लोग उसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन लाके कुछ यंग प्लेयर खिलाए। सुफियान मुकीम वगैरह की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि शादाब खान या इफ्तिखार अहमद की वापसी होगी पाकिस्तान टीम के अंदर। मिडिल ऑर्डर की बात करो, इफ्तिखार के साथ अब देखिए आपने सीनियर्स के साथ इट्स अ बड़ा इवेंट है। मसला पता सारा क्या है, आज मैं या आप बैठ के भी डिस्कस कर रहे हैं कि यार चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड क्या होना चाहिए। हमारा मसला ये होता है कि हम लोग शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं। जैसे टेस्ट मैच के अंदर हमने स्पिन विकेट तैयार कर ली, हमने कहा टेस्ट मैच तो शॉर्ट टर्म है। आप तैयारी करते हो 7 से 8 महीने पहले, 6 महीने पहले। आप दूसरी टीम्स को देखें ना तो आपको पता होता है कि यार ये स्क्वाड होगा, ये प्लेयर इस पोजीशन पे खेलेगा, अगर ये नहीं है तो बैकअप के अंदर ये पोजीशन पे प्लेयर है, ये खेलेगा। हमारा मसला ये कि हम लोग अभी तक इसी चीज पे बैठे हुए हैं कि यार कौन सी पोजीशन पे हमारा कौन सा प्लेयर इस वक्त सुटेबल है। बेशक आपकी टीम ने साउथ अफ्रीका की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, वहां पर बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। आपने सीरीज ऑस्ट्रेलिया में अपने नाम की, लेकिन आपके बॉलर्स ने वहां पर दमखम अपना दिखाया था। 140 पे उनको आउट किया है। जब चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात करते हो, जहां पर आपने अगर टॉस, जरूरी तो नहीं कि हर मैच में आप टॉस जीते, अगर आप टॉस हारते हैं और आपको चेस करना चाहता है तो क्या इतनी सख्त है आपकी टीम में कि वो 377 स्कोर चेस कर सके। ये बड़ा एक चैलेंजिंग पोजीशन पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए मैंने कहा ना कि हम ओपनर्स की तो बात करें, असल मसला आपका मिडिल ऑर्डर्स का है। एग्जैक्टली। चले बैटिंग लाइन की तो आपने बात की, बॉलर्स का बताएं कि कितने स्पिनर देखते हैं, कौन कौन से स्पिनर को देखते हैं, फास्ट बॉलर कौन सा देख रहे हैं स्क्वाड में? देखिए एक चीज तो आपको पता है आईसीसी ने विकेट्स बनानी है स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पर मैं खुद भी चाहता था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो आपकी ट्राई नेशन सीरीज है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे रिक्वेस्ट करके तो आईसीसी की कुछ हेल्प आउट लेता विकेट्स को, ताकि हमें समझ में भी आ जाती कि यार ऐसा स्क्वाड होना चाहिए इन विकेट्स को देख के। मैं कह रहा हूँ कि प्रिपरेशंस की बात कर रहा हूँ। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो ऑब्वियसली आपके पास स्ट्रेट अवे फास्ट बॉलर्स की बात करें, नसीम मौजूद हैं, शाहीन है, हसनैन आपके पास बैकअप में, हारिस रऊफ है। आपके पास पेस बैटरी आपकी बड़ी तगड़ी नजर आती है, जो कि 140 क्लिक आपके पास नजर आती है ओडीआई क्रिकेट के अंदर। आपका स्पिन बॉलिंग ऑप्शन का थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि इस वक्त कंफ्यूजन इस सेंस में है। सुफियान मुकीम की बात करें, एक्सेप्शनल बॉलर है, मैं खुद भी चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो, लेकिन फिर शायद मैं समझता हूँ ये जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि पाकिस्तान टीम इतना मुझे नजर नहीं आती कि वो होता है ना कि ब्रेव डिसीजन लेके एक यंगस्टर को उठा के चैंपियंस ट्रॉफी में डाल दे। तो वो कोशिश करेंगे कि हम एक्सपीरियंस के साथ। स्पिनर्स की अगर बात करें, हमने स्पिनिंग पिच बनाई, उस पर अपने स्पिनर्स को छोड़ा, लेकिन वेस्ट इंडीज ने हमें काबू कर लिया था। तो आप समझते हैं कि यानी स्पिनर्स ले जाने की जरूरत है या एक बैलेंस टीम ले जाना ज्यादा मुनासिब होगा? देखिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो टोटली डिफरेंट आपको मामला था। आपको पता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप बात करें तो आपने जो टेम्पर करके बेसिकली विकेट को जो सा आपने कोशिश की कि उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करके वहां पर क्रैक्स बनाए, स्पिनर्स जो सा डोमिनेट करें, वो टोटली डिफरेंट फॉर्मेट था। ये आपका डिफरेंट फॉर्मेट है। मुझे पता है साजिद खान भी यहाँ तक कह चुके हैं कि मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेलना चाहता हूँ। अच्छी बात है, जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको ये चीजें मिलती हैं। लेकिन जब आप डोमेस्टिक की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तान की ग्रीन टॉप विकेट्स इस दफा, क्या साजिद और नुमान ने ऐसी बॉलिंग वहां पर करवाई थी, इंप्रेसिव रहे लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रेसिव नहीं रहे। टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो इंप्रेसिव रहे क्योंकि आपने उनके लिए विकेट टेलर मेड विकेट्स बनाई थी जहां पर बॉल स्पिन हो रहा था। जब आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो मैंने कहा ना कि सुफियान मुकीम आपके पास है, अरफात मिन्हास आपके पास बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन शायद मैं कहता हूं कि आप फिर सीनियर उसकी तरफ जाएंगे, आप कोशिश करेंगे कि आपके पास एक ऑलराउंडर किस्म का एक प्लेयर आपके पास मौजूद हो। इसलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं से अब खबरें शादाब खान की वापस गर्दिश हो रही है कि उनको टीम का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन शादाब ने जो भी रिसेंट टूर्नामेंट हुआ था उसमें बैटिंग में परफॉर्म किया, बॉलिंग में परफॉर्म नहीं किया। वो वीडियो जरूर आ रही है, एनसीए में काम कर रहे हैं। उसके अलावा इफ्तिखार की अगर बात करें, मैं खुद चाहता हूं कि इफ्तिखार टीम के अंदर हो, क्योंकि जिस पोजीशन पे इफ्तिखार अहमद ने खेला, एक सीरीज खराब हुई तो आपने ड्रॉप किया। उसके अलावा अगर आप देखो तो उसकी एवरेज की बात करें, स्ट्राइक रेट की बात करें, बड़ा तगड़ा रहा है उसका स्ट्राइक रेट, और आपकी होम कंडीशन से बेहतर तो कोई जज नहीं कर सकता। फिर खुशदिल शाह का नाम भी बहुत ज्यादा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो कंसर्निंग साइन और सबके
जेन में एक ही प्लेयर होगा, वो है बाबर आजम के बाबर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं टेस्ट क्रिकेट के। तो आपको पता है कि उनकी परफॉर्मेंस आज तक अच्छी नहीं रही, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा इवेंट है, में भी लोगों को तवक्को होगी कि यार वो अच्छा परफॉर्म करके दें। फिर कामरान गुलाम डोमेस्टिक का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, इरफान नियाजी आपके पास मौजूद है, स्क्वाड आपके पास है, प्लेयर्स बैकअप में भी हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि अनफॉर्चुनेट है कि इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो जैसे अभी हम सर खपा रहे हैं, जो बैठे हुए इस वक्त सिलेक्टर्स बैठे हैं उनका भी सर खप रहा होगा कि यार किसको किस जगह पे इंक्लूड करें, क्योंकि हमने 5-6 महीने पहले तैयारी नहीं की चैंपियंस ट्रॉफी की बैकअप प्लेयर्स बात कर। तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग बिल्कुल पोजीशन। ठीक, बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद थे और सही कह रहे थे कि जी स्क्वाड भी है, टीम में भी है, बैकअप की टिकटें नहीं है जी हमारे पास। हमें और हमारी टीम को जरा आपने तंग नहीं करना टिकटों के लिए। आप खुद जाए पोर्टल पे और खरीद लें, और फिजिकली भी आप 3 फरवरी से खरीद सकेंगे, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अपने लिए टिकट्स खरीदें और जाकर मैच एंजॉय कीजिएगा। हमें अभी ब्रेक पर जाना है, कुछ ही देर में वापस आते हैं। वेलकम बैक। अली, क्या आप खुद से बातें करते हैं? कभी कभी ऑलमोस्ट हम सब लोग ही करते हैं, और इसको हमें ये लगता है कि एबनॉर्मल रवैया है, लेकिन पता नहीं एबनॉर्मल रवैया है या नॉर्मल रवैया है। इस हवाले से सेगमेंट माइंड मैटर्स में वकार अहमद मलिक हमें बताएंगे कि क्या खुद कलामी एबनॉर्मल रवैया है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात करेंगे एंडर स्पीच पर, और जॉन एलिया का बड़ा खूबसूरत शेर है कि खुद कलामी में कोई वहशत है, कोई दुश्मन हो रूबरू जैसे। तो क्या ये जो आपके रूबरू होता है, जिससे आप कलाम करते हैं, ये आपका दुश्मन होता है? और क्या खुद कलामी जो है ये वहशत है? बात करेंगे एंडर स्पीच पे, बात करेंगे इस मौजू पर कि अपने आप से जो गुफ्तगू करना है, या अपने आप से जो बात करना है, ये क्या मुस्बत रवैया है या मनफी रवैया है? अपने आप से बात करने को इंटर स्पीच कहते हैं। और इंटर स्पीच जो है ये बड़ी वर्बल काइंड होती है, मतलब इसमें थॉट्स होती हैं, लेकिन इसमें कोई इमेजरी नहीं होती, कोई शक्ल नहीं होती। जब भी आप सोचिए, जब भी आप अपने आप से गुफ्तगू करते हैं तो वो वर्बल होती है, उसमें कोई शक्ल नहीं होती। आप अपने आप से गुफ्तगू करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं, एंगर शो करते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। और जब आप ट्रैफिक में जा रहे होते हैं तो मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ जो कमेंट्स हैं वो अपने आप से पास करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो खुद कलामी की इकसाम है। लेकिन क्या खुद कलामी जो है वो एक नॉर्मल रवैया है? अब हमने देखते हैं कि खुद कलामी जो है उसमें 2 तर्ज की खुद कलामियाँ बहुत नुमायाँ हैं। एक तो है कि बहुत कम लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो कि अपने आप से गुफ्तगू करते हैं और लाउड गुफ्तगू करते हैं, लाउड थिंकिंग, यानी वो जो भी अपने आप से बात कर रहे होते हैं वो आप सुन रहे होते हैं। तो उसको इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि कॉन्शियस कंट्रोल कम होने की वजह से इस सिचुएशन या इस फिनोमेना पे तो वो ज़रा लाउड गुफ्तगू करते हैं। और दूसरे जो हैं, जो मेजॉरिटी है वो अपने अंदर ही गुफ्तगू करती है। लेकिन क्या ये एक मस्बत रवैया है? इसके लिए सबसे पहले हमें बच्चों को देखना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी ऐसी तहकीकात जो हैं जो कि इंसानों पे की गई, तो उसकी जो आइडियल एक फॉर्म है, ये बचपन में जो डेवलपमेंटल फेजेस हैं वहाँ पे जब हम देखते हैं तो बहुत सारे सवालों के हमें जवाबात मिल जाते हैं। उसमें जब हम बच्चों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो जब खेल रहे होते हैं तो वो खुद कलामी कर रहे होते हैं, और उनकी खुद कलामी जो है वो लाउड होती है, ऊंची होती है, वो आप सुन सकते हैं, और वो घंटों के हिसाब से अपने आप से बात करते रहते हैं। रशियन एक साइकोलॉजिस्ट हैं वेगोस्की, जिन्होंने बेसिकली सबसे पहले डेवलपमेंटल फेजेस में इस फिनोमेना को स्टडी किया और उन्होंने इसको बिल्कुल नॉर्मल करार दिया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये डेवलपमेंटल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आने वाले जो मामलात होते हैं या आने वाली ज़िंदगी जो होती है उसमें जो चैलेंजेस हैं उसमें बच्चा यहाँ पे अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से सीखता है और उन चैलेंजेस से कैसे नबर्द आजमा होता है। नेचर बेसिकली इस मरहले पे उसकी तरबियत कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरह जब आप बड़े होते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क ये आ जाता है कि जब बच्चा होता है उसका वो कॉन्शियस कंट्रोल उस चीज़ पे नहीं होता, इस फिनोमेना पे, तो वो ऊंची आवाज़ में बोल रहा होता है, अपने आप से बात कर रहा होता है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो आपके कॉन्शियस कंट्रोल होता है, और सोशली जब भी आप किसी जगह भी बैठे हों या कहीं पे भी, इवन आप अकेले भी हों, तो वो जो गुफ्तगू आप अपने अंदर करते हैं, अपने आप से करते हैं, वो लाउड नहीं करते, अपने आप से गुफ्तगू करते हैं। सो अब इस तरफ आते हैं कि क्या ये एक नॉर्मल रवैया है? ये बिल्कुल एक नॉर्मल रवैया है। उसमें बहुत सारे फ़वायद हैं। इसमें एक फ़ायदा तो ये है कि आप अपने मोटिवेशनल स्पीकर खुद होते हैं, आप अपने आप को मोटिवेशन देते हैं। दूसरा, आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप बार बार रिहर्सल करते हैं, बार बार एक चीज़ को आप जब दोहराते हैं तो आपकी मेमोरी का हिस्सा बनती है। तीसरा ये कि प्लानिंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि जब आप एक मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं तो अपने आप को बार बार बता रहे होते हैं, और मनसूबे के अंदर या उन चीज़ों के अंदर अगर कोई कज्जी, खामी, फ्लॉ, तो वो आपकी जो सेल्फ टॉक है, जो इनर स्पीच है, उसके अंदर ही उसकी करेक्शन होती चली जाती है।
इसके अलावा जो है कि ये आपका जो फोकस है वो इंक्रीज़ करता है, या आपका जो इर्तिकाज़ है, ये जो आपको तवज्जो है उसको ये इंक्रीज़ करता है। जब आप बार बार अपने आप से गुफ्तगू करते हैं तो जिस भी आप मामलात में, यानी चाहे वो आपके दफ्तरी मामलात हैं या रिलेशनशिप के मामलात हैं, तो उस फिनोमेना के हवाले से जो आपका फोकस है, जो आपका इर्तिकाज़ है, वो एक, जिसको आप कहते हैं ना सिंगल पॉइंट कंसंट्रेशन, या एक नुक्ते पे या उस एक इशू पे या उस एक मौजू पे इर्तिकाज़ कहीं ज़्यादा बढ़ता है, तवज्जो कहीं ज़्यादा बढ़ती है। और जितनी इंसानी ज़हन का ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग नहीं करता, ये एक वक्त में एक ही टास्क करता है, तो उस टास्क के लिए भी जो कोरिलेशनिंग है, जो बहुत ही मजबूत ताल्लुक है, वो फोकस का है, वो तवज्जो का है कि किस कदर जितनी तवज्जो होगी वो काम जो है उतना बखैर उसलूबी होगा। और इसके अलावा फिर आपका जो इमोशंस हैं या जज्बात हैं, उनकी जो रेगुलेशन है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि जब आप, ये बेसिकली एक थेरेपी का काम करता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जनरली आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वहाँ जनरली जिस तरह साइको एनालिसिस है, तो उसमें जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है वो आपको उस बोलने का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। तो जब आप ज़्यादा बोलते हैं, जितना आप बोलते चले जाते हैं, ये आपके लिए एक थेरेपी होती है। तो जो सेल्फ टॉक है ये भी एक तरह की थेरेपी है। इसमें बस एक साइकोलॉजिस्ट नहीं होता, बट अदरवाइज़ आप एक चीज़ को जब बार बार दोहराते हैं, अपने आप से बोलते हैं, तो ना सिर्फ ये कि आपका फोकस बेहतर होता है, ना सिर्फ ये कि मनसूबाबंदी के वाले से आप बेहतर होते हैं, ना सिर्फ ये कि आपकी मेमोरी बेहतर होती है, बल्कि आपकी इमोशंस हैं, जज्बात जो हैं वो रेगुलेट होते हैं। यानी आप एक गुस्से के हवाले से जब आप अपने साथ बात कर रहे हैं और किसी और बंदे के बारे में, किसी और इंसान के बारे में, तो बहुत सारी जगहों पे उसको आपको रीचेक करना, इसको दोबारा से देखने का एक मौका मिलता है, ताकि आपके बिहेवियर में बहुत सारी मॉडिफिकेशन, यानी पॉजिटिव एक मॉडिफिकेशन या बिहेवियर जो है वो बेहतर हो सकता है। एक और चीज़ जिसको हमने बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी में देखा, वो देखा कि आपका जो काम है, वो कोई भी काम है, लिखने पढ़ने का काम है, या आप स्पोर्ट्स में हैं, या किसी तरह का भी काम है, वो जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, या जो चीज़ उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है मनफी तौर पे, वो ज़हनी दबाव है, वो स्ट्रेस है। और स्ट्रेस जो है वो वक्ती तौर पे एवोल्यूशन में इसने एक बड़ा मस्बत किरदार अदा किया, और यकीनी आज भी ये मस्बत किरदार अदा करता है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो आपका फोकस बढ़ाता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है या एक्यूट स्ट्रेस है, वो इतना ही आपकी जो मामलात हैं उनको ख़राब करता है। तो सेल्फ टॉक के हवाले से जो स्टडीज़ की गई, उसमें से एक चीज़ ये भी पता चली, यानी जो इनर स्पीच है, या जो अपने साथ आप बात करते हैं, इससे एक चीज़ ये भी मालूम हुआ कि इससे ज़हनी दबाव भी कम होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत मैटर करती है, वो ये है कि हर, जिस तरह सिक्के के दो रुख होते हैं, हर मामले के दो रुख होते हैं। आप अपने आप से जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका कंटेंट क्या है, क्या वो मस्बत है या वो मनफी है, और अगर आप अपने आप को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो वो सतह क्या है, क्योंकि ख़ास सतह की क्रिटिसिज्म जो है उसको तो पॉजिटिव कहा जा सकता है, वो आप अपने ऊपर एक चेक रख सकते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं। लेकिन एक ख़ास तर्ज का क्रिटिसिज्म एक ख़ास सतह से जब बढ़ता है, वो अच्छे नताइज नहीं देता, और उतना ही सेल्फ स्टीम को हर्ट करता है, आपकी जो खुद एतमादी है उसको हर्ट करता है, और उसके साथ बहुत सारे और चीज़ें जो हैं वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो खुद एतमादी को कम करने का बायस बनता है। तो ये जो आप अपने साथ गुफ्तगू करते हैं, इसका मुस्बत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो आप देखते हैं कि एक बहुत ही इफेक्टिव जो थेरेपी है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, जो कि साइकोलॉजिस्ट करते हैं, और CBT के अंदर भी, यानी जो सबसे इफेक्टिव, सबसे मौसर थेरेपी है, इसके अंदर भी जो सेल्फ टॉक है, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अहम हिस्सा है। यानी जो इनर स्पीच है, इसको दुरुस्त करने के लिए जो CBT के जो माहिरीन होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि आपकी जो अपने साथ जो गुफ्तगू हो वो मस्बत हो, क्योंकि वो जब मस्बत होती है तो वो जो एक सर्कल है जिसमें कि कंपल्शन, यानी उससे पहले थॉट्स होती हैं, यानी जो आप सोच है, सोच के बाद वो बिहेवियर में कन्वर्ट होती है, तो वो बेसिकली ये चाह रहे होते हैं कि जब आप थॉट्स आपकी मॉडिफाई हों, या थॉट्स आपकी तब्दील हों, या सोच की सतह पे जब आपकी तब्दीली होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके रवैये के अंदर वो ज़ाहिर होगी, और वो जो पूरा सर्कल है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो जाएगी। सो ओवरऑल हम देखते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो वो जो बच्चे हैं वो अपने साथ गुफ्तगू करते हैं, और कमाल गुफ्तगू करते हैं, आप सुनते ही होंगे। और वो जो गुफ्तगू है वो हमें बताती है कि वो जब हम उस लेवल पे स्टडी करते हैं तो हमें मालूम होता है कि वो आने वाले चैलेंजेस से नबरदार होने के लिए फितरत उनको तरबियत फराम कर रही है। लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो पूरी ज़िंदगी रहते हैं, तो उन चैलेंजेस से निपटने के लिए ये जो इनर स्पीच का फिनोमेना है, ये इट्स क्वाइट नॉर्मल और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मस्बत है। ये उस हद तक मस्बत है जिस हद तक आपकी गुफ्तगू अपने साथ मस्बत है।
प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद जी। टॉप ऑफ द आवर बात करेंगे पाकिस्तान के नौजवान टैलेंट की जो दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। और हाल ही में पाकिस्तानी डिजिटल एंटरप्रेन्योर साद सिद्दीकी को रूस में होने वाले ब्रिक्स और एससीओ सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 के एजाज से नवाजा गया है। साद सिद्दीकी डिजिटल एंटरप्रेन्योर और टेक एक्सपर्ट भी हैं। साद काफ़ी अरसे से ई लर्निंग का जदीद एक प्लेटफॉर्म है वो भी चला रहे हैं जो पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजीज़ जैसे ब्लॉकचेन, वेब 3.0 और AI की तालीम फराहम करता है। और इनका जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ आलमी और जो मुल्की कंपनीज हैं उनके साथ जो पार्टनरशिप है उसके ज़रिए बेशुमार पाकिस्तानी तलबा को पाकिस्तान, सऊदी अरब और मशरक़ वस्ता में जॉब्स के मौके भी फराहम कर रहे हैं। उनकी इन्हीं समाजी और तालीमी खिदमात के एतराफ़ में साद को रूस में होने वाले ब्रिक्स और एससीओ सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से नवाजा गया है। रूस का ये आलमी अवार्ड 25 से 30 ममालिक के दरमियान एक आलमी मुकाबले का हिस्सा था और पाकिस्तानी नौजवान साद सिद्दीकी के मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजीज में महारत फराहम करने में किरदार को बहुत ज़्यादा सराहा गया। इसी हवाले से साद हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करेंगे। साद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाउ आर यू? Assalamu alaikum. Thank you so much for having me. I'm very excited and I'm very good today. वी आर ऑल्सो एक्साइटेड। रूस से आपको ये एक्नॉलेजमेंट आई है और एक बहुत बड़ा अवार्ड आपने हासिल किया है वहाँ पर, क्या महसूस कर रहे हैं? जी, आई थिंक बड़ा अच्छा लग रहा है और उसकी रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि वो अवार्ड मुझे मिला। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मुझे हमेशा से बहुत एक ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान को ग्लोबल कंट्रीज में और ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सकूं। सो वी हैव वॉन दिस अवार्ड फॉर पाकिस्तान एज वेल। और आपको पता है कि जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हो तो आपकी जो खुशी का एक लेवल होता है वो एक अलग ही लेवल होता है। सो यस, तो उसकी वजह से आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और हमें भी जी बड़ा फ़ख्र होता है जब आप जैसे टैलेंटेड लोग सामने आते हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर। ज़रा अपने बारे में बताएं कि क्या आपकी एजुकेशन है और कब से आपको ये लगा कि ये जो AI है या जदीद टेक्नोलॉजी है इसको सीख सकते हैं और फिर आपने सिखाने का भी आगे सफ़र शुरू किया। ना सिर्फ सिखा भी रहे हैं बल्कि आप कुछ पार्टनरशिप्स भी कर रहे हैं दीगर कंपनीज़ के साथ और लोगों को जॉब्स भी मिल रही हैं। ज़रा इस सफ़र पर तो रोशनी डालें अपने। जी, मैं बानी हूँ एक टेक्नोलॉजी लर्निंग प्लेटफॉर्म का जिसका नाम एडवर्सिटी है। एडवर्सिटी में हम जो हमारी यूथ है उसको ट्रेन करते हैं इन हाई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, ब्लॉकचेन होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है, साइबर सिक्योरिटी होती है। और जब वो स्टूडेंट्स ट्रेन हो जाते हैं तो हम उनको ग्लोबल कंपनीज के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि वो एम्प्लॉयमेंट्स के लिए जा सके, उनको जॉब्स मिल सके और उनका एक रोशन मुस्तकबिल बन सके। सो आई एम 22 years old राइट नाउ और मुझे ये आइडिया आया तकरीबन 17-18 साल की उम्र के अंदर कि जब मैं बार बार देखता था कि अच्छा आ रही है हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। उसके बाद कोविड जब आ गया तो हर चीज शिफ्ट होना शुरू हो गई ऑनलाइन इकोनॉमी के ऊपर। तो मैंने सोचा कि यार हम जब हर चीज शिफ्ट कर रहे हैं तो रिमोट जॉब्स का कल्चर भी आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ये जो टेक्नोलॉजीज है ये दुनिया की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है जिन्होंने आना ही आना है और अगर कोविड के थ्रू ये हम पहले कर सकते हैं तो ये तो बड़ी एक अपॉर्चुनिटिस्टिक बात है। तो उसके तहत हमने ये कोशिश की कि हम ये काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड कि अल्लाह ताला ने हमें सक्सेस दिया और मेरे पेरेंट्स की वजह से उनकी सपोर्ट की वजह से, मेरी टीम की वजह से वी आर नाउ एट द मोमेंट कि हम पाकिस्तान को ग्लोबली भी रिप्रेजेंट करें। और इसके अलावा हमने पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल इनोवेशन अवार्ड और इस तरह के मल्टीपल अवार्ड्स भी अपने नाम किए हुए हैं। So yes, we are on a good trajectory and I hope कि आगे चलने वाले दौर के अंदर हम मजीद यूथ को एम्पावर कर सकें। ये साथ बड़ा अमेजिंग है कि हमारे नौजवान 17 साल की उम्र में ऐसा सोच रहे हैं। तो क्या आपको गाइड करने के लिए कोई मौजूद था जिसने आपको डायरेक्शन दी, आपने अपनाया उस डायरेक्शन को और 22 साल में इस मकाम पर पहुंच गए? मेरी एक बचपन से बहुत हैबिट थी कि मैं जो हमारे सक्सेसफुल लोग हैं, एक तो मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत है शुरू से, इसलिए मैंने पढ़ी भी टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप। फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली कि मैं कैथोलिक यूनिवर्सिटी मिलान में जाके एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ सकूं, पाकिस्तान में IBA कराची से एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ सकूं। सो मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी मिली और वो कोई ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी कि मैं कोई बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग था। इट वाज ऑल ऑन स्कॉलरशिप। तो उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर वैसे ही शौक था तो मैं पॉडकास्ट्स बड़ी देखता था हमारे टेक्नोलॉजी लीडर्स की, एलॉन मस्क, बिल गेट्स, और उनसे पता चलता था कि अच्छा जी 2040
तक क्या क्या कैसा हो जाएगा फ्यूचर, क्या कुछ चेंज हो जाएगा। that's तो वहां से बस एक इंटरेस्ट आया, एक स्पार्क आया, और फिर सोचा कि अच्छा लेट्स नॉट डू इट अलोन, लेट्स मिलके एक काम करते हैं ताकि हम एक अच्छे ट्रेजेक्टरी के ऊपर चढ़ सकें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो आपका प्लेटफॉर्म है इसके बारे में ज़रा मज़ीद बताएं कि एक जो एजुकेटेड बंदा है या नौजवान है वो कैसे इस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं और इसमें क्या कुछ उन्हें सीखने को मिलता है। अच्छा, हम 3-4 कैटेगरीज के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले तो एक, अगर आप अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, तो आप हमारे पास लर्निंग के लिए आ सकते हैं ऑफ दिस टेक्नोलॉजीज। दूसरा ये है कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेट्स से इफ यू आर अ बैंकर, अगर आप किसी जगह पर मैनेजर हैं, या अगर आप जर्नलिस्ट हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एआई पढ़ सकते हैं, आप ब्लॉकचेन पढ़ सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपने एआई को, ब्लॉकचेन को और इस तरह की टेक्नोलॉजीज को अपनी फील्ड में कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, एंड देन उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको अपने करियर की बहुत ज्यादा टेंशन होती है, जो स्पेशली लास्ट 3rd और 4th ईयर में होते हैं, तो इन लोगों को टारगेट करते हैं। और हमारे पास एक बड़ी क्लियर सक्सेस स्टोरी है इसके लिए, और वो है हमारा हमसाया मुल्क इंडिया। मैं हर जगह ये बात करता हूँ कि इंडिया को हम क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन इंडिया से हमें कुछ अच्छी बातें भी सीखनी चाहिए। इंडिया में OA लेवल्स के अंदर बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बताया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, और सिर्फ OA लेवल्स में नहीं, उनके प्राइमरी लेवल के ऊपर भी उनको कोडिंग की प्रैक्टिस गेमिफिकेशन के थ्रू सिखाई जाती है। तो आई थिंक हमें भी ये करना चाहिए अभी से ही, क्योंकि जब हम 2030 या 2040 के अंदर जाएंगे तो हम एशियन कंट्रीज के अंदर टॉपली रैंक कर सकेंगे उसके बाद, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, उधर जो है टैलेंट मौजूद है, लेकिन वो बड़ा एक्सपेंसिव टैलेंट है। पाकिस्तान में टैलेंट है, हार्ड वर्किंग टैलेंट है, और थोड़े से कम पैसों के अंदर लोगों को टैलेंट मिल जाता है। सो ऑलवेज पीपल प्रेफर एशियन टैलेंट ओवर द इंटरनेशनल टैलेंट। सो आई थिंक हमारी यूथ के पास बड़ा एक अच्छा मौका है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल कर सकें, और हमारी कोशिश यही है कि ब्रिज कर सकें इस गैप को बाय ब्रिंगिंग टुगेदर एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री। और इसी तरह से हम एजुकेशन के सफर जब 4 से 6 माह बाद कंप्लीट होता है, तो हमारे पास 230 कंपनीज का नेटवर्क है, जिसमें 40% पाकिस्तानी है, 60% इंटरनेशनल कंपनीज है। तो उनके थ्रू हम रिमोट प्लेसमेंट्स करवाते हैं, जिसमें बच्चे को घर पर ही बैठ के काम करना होता है उस ग्लोबल कंपनी के साथ, और वो उसको मंथली बेसिस के चलें, ऊपर आपने सैलरी है। ये तो बता दिया हमें कि दुनिया इस वक्त कहाँ पर खड़ी है इंटरनेट और एआई के मैदान में, और अभी इस जंग के हवाले से भी आप बताइएगा जो इस वक्त जारी है, जो सुपर पावर्स के दरमियान। कहीं पर हम चैट जीपीटी देख रहे हैं, तो कहीं पर हमें डीप सीक दिखाई दे रही है। तो इससे क्या आप आखज़ करते हैं, इस वक्त हम किस एरा में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पर ये तालीम देना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनोवेशन करना, और इनोवेशन के साथ साथ जिस तरह से आपने प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, उस तरह के प्लेटफॉर्म मज़ीद क्रिएट करना कितना ज़रूरी है? देखिए जी, इसको मैं आई थिंक कंपटीशन कहूँगा, बड़ा हेल्दी कंपटीशन है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि ये कंपटीशन हो रहा है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि अब हमें पता चल रहा है कि दुनिया क्या सोचती है, दुनिया कैसे सोचती है, और दुनिया क्या क्या कर सकती है। सो बड़ा एक हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर है। थोड़े से मसले डीप सीक में है, ऑब्वियसली अभी वो नया एक इकोसिस्टम है, कोई थोड़ा ओपन एआई से छोटा इकोसिस्टम है, तो ओपन एआई के ऊपर यूजर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली डीप सीक ने बड़ा एक ट्रेमेंडस वर्क किया है। बल्कि डीप सीक के आने से अब ये होगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर्स होते हैं, जिनको हम एआई इंजीनियर्स भी कहते हैं, वो अब क्या करेंगे कि क्योंकि डीप सीक एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का ये मतलब होता है कि वो ज्यादा डेवलपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेगा, और जब ज्यादा डेवलपर्स अट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास ज्यादा प्रोडक्ट्स निकलेंगे। तो हमारे पास बड़ी मैसिव सप्लाई आने लगी है फ्यूचर में प्रोडक्ट्स की, और ये सिर्फ दुनिया भर से नहीं आएगी। पाकिस्तानी बहुत लोग डीप सीक के ऊपर काम कर रहे हैं, और डीप सीक खुद बड़ा सपोर्ट कर रहा है स्टार्टअप्स को फॉर बिल्डिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो बड़ी एक अच्छी बात है, बड़ा हेल्दी कंपटीशन चलेगा। बहुत बड़ा डेटा सेट मौजूद है डीप सीक के पास, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर इन्वेस्ट, क्योंकि अब जाहिर है करते जाएंगे जिस तरह ओपन एआई ने भी किया। ओपन एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है इस वक्त, वो इनोवेशन के ऊपर जा रहे हैं। बट ये है कि आई थिंक बड़ा एक खुशाइन बात है हमारे लिए कि ग्लोबल इनोवेशन हो रही है हमारे पास, और हमें तो दोनों चीजें से मुस्तफीद होने का ही मौका मिल रहा है। तो हमें इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वॉर हो रही है, हम उसके पीछे बड़ा गॉसिप्स करें, हमें ये होगा कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और हम उससे क्या कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा साद, बहुत सारे साद सिद्दीकी जो टैलेंटेड हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद है, और वो भी कुछ ना कुछ इसी तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं। जो हमारी यूथ है, हमारे यंगस्टर्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका?
कायद आजम की एक saying है, जस्ट वर्क वर्क एंड वर्क, काम काम और बस काम। और आई थिंक अभी जो स्पेशली 18 से लेकर 29 तक की एज के लोग हैं वो सिर्फ यही काम ही कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इफ आर लीडर हैज सेड दिस, तो इसके अंदर कोई ना कोई सच्चाई तो है ही, राइट। तो बस काम 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 करते रहें। मैं खुद भी प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल यूथ काउंसिल का पार्ट बना हूं। अभी पूरे पाकिस्तान से 100 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया है, तो हम खुद भी स्ट्रेटेजी लेवल के ऊपर इंशाल्लाह काम कर रहे हैं कि हमने यूथ को अपलिफ्ट किस तरह से करना है और यूथ की इनोवेशन को कैसे सेलिब्रेट करना है। क्योंकि मैं तो इधर आके बैठ गया हूँ, ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग टू यू, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती कि वो अपना टैलेंट शोकेस लेकिन कर साथ सकें। ये जो आपने बात की ना कि आप इधर आकर बैठ गए हैं, ऐसे ही बहुत हमारा ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। पाकिस्तान से बहुत सारे जो यहाँ पर लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, उनसे वो इस्तेफादा कर रहे हैं, पर हमारे पास जो हमारे अपने नौजवान वो यहाँ पर उनको शायद इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं मिलता। क्या वजह आपको लगती है ये ब्रेन ड्रेन होने की? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स के अंदर और हमारी यूथ के अंदर एक कॉमन चीज क्या मिसिंग है। देखिए, मसले हर इकोनॉमी के अंदर होते हैं, इश्यूज हर जगह पर आते हैं। इंडिया में भी बहुत इश्यूज है, पाकिस्तान में भी बहुत इश्यूज है, आप किसी भी मुल्क चले जाए, इश्यूज हर जगह होते हैं। तो इकोनॉमी का मसला तो एक साइड के ऊपर है, आप इंडिविजुअली क्या करते हो। हमारे में मसला ये है कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप को टेस्ट ही नहीं किया कभी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। हम जब भी एंटरप्रेन्योरशिप का नाम सुनते हैं तो वो हमारा माइंडसेट ही नहीं है उस तरह की कि हम कुछ इनोवेटिव सोचे, कुछ बड़ा करने का सोचे। तो ये इकोनॉमी के मसले को छोड़ दें, मैं कहता हूं कि चले वो तो होते ही रहेंगे, वो खुद से कुछ बड़ा करने का सोचे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ साथ सिद्दीकी मौजूद थे और किस तरीके से एआई के मैदान में हम कर रहे हैं और आपको भी उन्होंने मोटिवेट किया, आप भी कर सकते हैं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। और अब कुछ बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की टैलेंटेड आइस हॉकी प्लेयर्स की, जिन्होंने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2025 अपने नाम की है। जीबी के खूबसूरत सियाहती मकाम नलतर में नेशनल गर्ल्स आइस हॉकी चैंपियनशिप मुनक्किद हुई, जिसमें पंजाब, KPK, सिंध, पाकिस्तान एयरफोर्स और जीबी स्काउट समेत खवातीन की 8 टीम्स ने हिस्सा लिया था। जबकि फाइनल पाकिस्तान एयरफोर्स और पंजाब गिलगित बल्तिस्तान के गुलकन विंटर क्लब की टीम के दरमियान हुआ, जिसकी फातेह गुलकन विंटर क्लब की लड़कियां रहीं जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं, जबकि उनका ताल्लुक नज़ीर वादी हुंजा की गुलकन गांव से है। लेकिन ये आइस हॉकी में पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने की काबिलियत रखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एक्सप्रेसो में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं हमारे गुलकन विंटर क्लब की जो टीम कैप्टन है सीमा अली, वाइस कैप्टन राफिया अली और हमारी जो स्ट्राइकर है नासरा करीम, वो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर आप तीनों को। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, हम ठीक, आप लोग कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले सीमा, आप बताएं कितनी ज़्यादा खुश हैं, कितनी एक्साइटेड हैं इस जीत को लेकर? अच्छा, थैंक यू सो मच एक्सप्रेस न्यूज़ हमें हाईलाइट करने के लिए। तो गेम की बात मैं करती चलूँ तो हमारे जो फाइनल हुआ था वो एयरफोर्स के साथ हुआ था, जिससे हमने जीत के नेशनल गोल्ड मेडल हासिल की। तो मैं एज ए टीम कैप्टन अपने टीम के साथ बहुत खुश हूँ कि हमने जो है ये नेशनल चैंपियनशिप अपने नाम किया है। राइट। तो इस हवाले से बताइएगा राफिया, आपको क्या लगता है जीत की क्या वजह थी? आप लोगों की टीम में ऐसी क्या बात थी जो सामने वाली टीम में नजर नहीं आई? हम लोगों ने जो है टीम वर्क किया था, कॉन्फिडेंटली हमने अपने खेल का मुजाहिरा किया था और जबरदस्त। अच्छा नासरा, आप बताएं कि बीइंग स्ट्राइकर आपको कितना चैलेंजिंग लगा ये वाला मुकाबला और कितनी ज्यादा एफर्ट थी? जिस तरह से अभी राफिया कह रही है कि टीम वर्क था जिसकी वजह से हम जीते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि एज ए स्ट्राइकर को सिर्फ डिफेंस में भी और बॉल पक होता है उसको आगे अपने प्लेयर तक कैसे पहुंचाना है, उसकी मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो गेम से पहले हम एक स्ट्रेटजी बनाते हैं जिसपे हम ये डिसाइड करते हैं कि अगर पक मिस होता है तो अगर स्ट्राइकर उस पे ब्रेक पे आके उसको कैसे लेके फिर उसको दूसरे प्लेयर तक पहुंचा। राइट। तो सीमा, आप बताइएगा कि आप जैसे खिलाड़ियों को देखकर एक्शन में नज़र आते हैं आप, तो आपको देखकर बहुत खुशी होती है, ख़ासतौर पर आपके रीजन से जहां पर अब ये नए खेल मुतारिफ कराए जा रहे हैं, आइस हॉकी जैसे खेल मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। तो आप बताइएगा कि आपके जितने मैचेस हुए हैं उनमें कौन सी टीमें ऐसी थी जिन्होंने आपको टफ टाइम दिया? अच्छा, टीम्स की बात मैं करूँ तो पाकिस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स से जो है 8 टीम्स आए थे, तो उनके साथ हमने डिफेंड करके ये अपने नाम किया था।
तो बहुत सारे ऐसे टीम्स थे जो नए आए थे, क्योंकि ये गेम ऐसा है जो नया इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो बहुत सारे टीम ऐसे थे कि जिसको हमने आसानी से डिफेंड किया। कुछ ऐसे टीम्स थे जिसके साथ हमने बहुत टफ टाइम दिया उन्होंने हमें। तो ऐसे करके जो है हमने ये जीत अपने नाम किया। जैसे शंदूर साइड से टीम्स थी, सिंध से थी, पंजाब से थी, ऐसे डिफरेंट जगहों से जो है टीम्स थी। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा राफिया, आप बताएं कि कितना खुशाइंद है इस तरह के मकामात पर, इस तरह के खेलों का, इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, और कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी इस गेम से पहले और कितनी ज़्यादा तैयारी आपने की? जी मिस, मैं जो है पिछले 7 सालों से खेल रही हूँ और मैंने जो है 4 साल जो है नेशनल में भी हिस्सा लिया था और दो नेशनल जो है हमने गोल्ड लिया था, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज में। और इसमें हमारी टीम ने बहुत मेहनत किया था और हमारे गोलकीपर, स्ट्राइकर, डेक और सब ने मेहनत किया और हम जो है इस 2025 के चैंपियंस रहे। राइट, तो नासरा आप बताइएगा कि कप्तान और वाइस कप्तान पर तो पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब स्ट्राइकर एक आइस हॉकी के मैदान में उतरता है, उसके ज़हन में क्या होता है? उसके ज़हन में यही होता है कि अपने अगर पक को जो है पास करना है तो स्ट्राइकर जो है वो गोल पे मार सकते हैं। तो वाइस कैप्टन और कैप्टन पर तो पूरी जिम्मेदारी होती है, तो खासकर स्ट्राइकर पे भी जिम्मेदारी होती है कि उसने फिनिशिंग किस तरह से करनी है। तो यही ओके, ज़बरदस्त। अच्छा सीमा, आप बताइए कि जिस तरीके से मैंने अभी ये बात राफिया से भी की कि इस तरह के खेलों की प्रमोशन, इस तरह के मकामात पर ख़ास तौर पर लड़कियों को आगे आने का मौका मिलना, ये कितना ज़्यादा खुश आइंदा है और मज़ीद कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो करके मज़ीद बेहतरी भी लाई जा सकती है? अच्छा, तो इसमें यह है कि हमारी जो परवरिश है वो ऐसे कम्युनिटी में हुई है, ऐसे वेदर एनवायरनमेंट में हुई है कि हमें जो है इस मौसम से जो है हमारा कोप अप हो गया है। तो जब इनिशियली हमने ये स्टार्ट किया था, क्योंकि ये इसके गेम में जो है मेल ज्यादा जाते हैं, तो एज अ फीमेल में बात करूँ तो इसमें यह है कि लड़कियों को ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि ये गर्ल्स के लिए स्पेशली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आगे जाने के लिए। क्योंकि हर एक फीमेल में कोई ना कोई टैलेंट होती है, तो उस टैलेंट पे थोड़ा काम करके पॉलिश करके आगे ले जाना जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, जबरदस्त। अच्छा सीमा, बीइंग ए गर्ल, मैं तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ और मोटिवेट हो गई हूँ आप लोगों को देखकर, तो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। मेरे लिए क्या टिप्स हैं या फिर मुझे सीखने के लिए वहीं आना पड़ेगा आपके पास? अच्छा, इसको खेलने के लिए पहले तो ये कि हमारे पास जो है एक प्रॉपर रिंग होना चाहिए। रिंग के साथ हमारे इस गेम के लिए एक स्पेशल शूज होता है। शूज नॉर्मली एक शूज होता है, लेकिन उसके अंदर जो है एक ब्लेड लगा होता है। इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स बर्फ है, गिरते हैं, उठते हैं, चोट लगती है, लेकिन जब उस में एक मतलब स्टार्टिंग होती है, उसके बाद जब सीखना शुरू हो जाता है तो बंदे के अंदर एक स्पिरिट आ जाता है कि हाँ मैं ये करूंगी। तो जैसे जैसे ये सीखना मतलब शुरू हो जाता है तो ऑफ कोर्स बंदे खुद कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ मैं ये करूंगी। बिल्कुल है ना, आपको मैदानी इलाकों में तो मुश्किल ही आइस हॉकी के फील्ड्स मिलेंगे, आपको वहीं जाना पड़ेगा। और हम अगर सीखना है तो वहाँ जाकर सीखना लग रहा है, बहुत चैलेंजिंग है जिस तरह से। राफिया, ये बताइएगा कि शूज की तो बात हो गई, लेकिन क्या आइस हॉकी स्टिक काफी महंगी होती है? जी सर, महंगी होती है, लेकिन क्लब सपोर्ट करते हैं और गिलगित बल्तिस्तान एसोसिएशन जो है सपोर्ट हमें करता है और हमें लेकर आते हैं और हम खेलते हैं। राइट। तो नासरा, आप बताइएगा कि यहाँ खवातीन के लिए कितने अब ओपन है लोग, वहाँ पर लोगों को कितना खेलने दे रहे हैं, अपनी बच्चियों को कितना खेलों में शिरकत करने के लिए वो अब दावत दे रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं मैचेस अब तमाम टीमें वहाँ पर जाकर खेल रही हैं, तो मुख्तलिफ खित्तों से तो आ ही रही हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में कितना रुझान देख रहे हैं आप? अगर आप गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ के लोग बड़े इज्जत और डिसिप्लिन होते हैं। यहाँ पे ओपन माइंडेड लोग रहते हैं और हम एक होके खेलते हैं। और यहाँ पे ऐसा है कि हर जो है माँ बेटी मतलब एक है, मतलब इक्वालिटी यहाँ पे है, मेल और फीमेल साइड पे दोनों पे इक्वालिटी है। तो इसकी वजह से हमारे पेरेंट्स भी हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी कम्युनिटी भी जो है हमें सपोर्ट करती है। तो इसकी वजह से हम फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम हर चीज में हिस्सा ले सकते हैं।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि आप लोग इसके साथ साथ पढ़ाई भी करती हैं, कौन कौन से ग्रेड में हैं या आप यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं, ज़रा आप मुझे ये भी तो बताएं। अच्छा जी, बिल्कुल, खेल के साथ हमने अपनी पढ़ाई भी करते हैं। तो मैं जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ और मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सीमा, जितना टैलेंट है हमें तो देख के लग रहा है कि भाई नेशनल लेवल पे तो आपने कमाल कर दिखाया है, आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान का नाम आप लोग रोशन करने का इरादा रखते हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी कम्युनिटी लेवल, गिलगित बल्तिस्तान लेवल पे हमारी जो क्लब्स है, गुल्किन विंटर क्लब और गिलगित बल्तिस्तान स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ये हमें सपोर्ट करते हैं। अभी पाकिस्तान को हमने जो है गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान लेवल में रिप्रेजेंट किया है। अब हम गवर्नमेंट से जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे हम पाकिस्तान को इंटरनेशनली ओलंपिक्स में जो है हम रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच आप तीनों का। ऐसे ही हमें प्राउड फील करवाते रहें और तो आप जीतते ही हैं, चैंपियंस तो आप बनते ही हैं, इसके साथ साथ आप हमारा फख्र भी हैं। वेलकम बैक जनाब। नित नए टैलेंट से तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक्सप्रेसो में, लेकिन हम सिंगर्स, गुलकार और आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात हमेशा हर हफ्ते मुताद्दिद तरीक़ों से कराते हैं। आज जो हमारे साथ सिंगर मौजूद हैं उनका एक रीसेंट ट्रैक अभी रिलीज़ हुआ है बेबी गर्ल के नाम से, और हमारे एक्सप्रेसो के मेहमान हैं आज। आपको बताते चलें, हमें ज्वाइन किया है दाऊद राहत ने। दाऊद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम गुड एंड होप यू आल्सो। हम भी खुश हैं आपने हमें आज ज्वाइन किया है। बताइएगा कि गुलकारी का शौक कैसे पैदा हुआ? अभी आपका रीसेंट एक ट्रैक है, इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है, नाजरीन देख ही रहे हैं। क्या कहेंगे अपने ट्रैक के हवाले से? बेबी गर्ल उसका नाम रखा है, तो वो कहते हैं ना कि आपका गाना, आपकी तख्लीक जो होती है वो आपकी औलाद ही होती है, तो ये औलाद की तरह आपने उसका नाम बेबी गर्ल रखा है। कह सकते हैं लाइक लड़की के नखरे जो है आजकल के जिस तरह की होती है तो वो लाइक सॉन्ग में जो है उसके नखरे वगैरह उठा रहा हूँ मैं लड़की के। तो वो लाइक लिरिक्स वगैरह भी अगर आप देखें सॉन्ग के तो उसमें टोटल जो है पहले लड़की के नखरे वगैरह दिखाए जा रहे हैं और लाइक उसी में जो है लड़की रैप भी कर रही है, अपना आंसर भी दे रही है सॉन्ग में। चले हमें गा के सुनाए फिर। चलें। करे नखरे मुंडे ने मरदे तेरे पीछे पीछे रहंदे मेरे को हट के तेरियां गल्लां मैनू ने कर दे जेड़े स्टाइल ते तेरे ने मर बेबी डैम के अबाउट द फेक पीपल हु स्माइल आई एम द वन हु कैन टेक यू टू द स्काई मेरी गल्लां कर दी जा मेरे उत्ते मर दी जा बेबी गर्ल आई एम टॉकिंग टू यू मेरी गल्लां कर दी जा मेरे जैसा मिलना नहीं मेरे जैसा दिखना नहीं तुझ पे कोई जचना नहीं तुझ पे कोई सजना नहीं व्हाट्स योर इंस्टाग्राम ये तो बताती ही जा बेबी गर्ल आई एम टॉकिंग टू यू व्हाट्सएप बता वे गर्ल सुन तू मेरी मेरे सजना ए दिल तेरे बिना नहीं हो लगना वे गर्ल सुन तू मेरी मेरे सजना ए दिल तेरे बिना नहीं हो लगना। क्या बात है, क्या बात है दाऊद, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बताइएगा दाऊद राहत, क्या ये आपका स्टेज नाम है या आपका असल नाम है, या राहत फतेह अली खान साहब से कोई एसोसिएशन आपकी? सर ये है, रिलेट करता हूँ उनसे भी। लाइक जो मेरे फादर हैं, लाइक हमारा जो म्यूजिक बैकग्राउंड है सारा फैसलाबाद से है, सही है? राइट। तो वहाँ पर एक सालों पहले यू कैन से कि इट्स बीन 20 इयर्स मोर के कंपटीशन हुआ था जिसमें लाइक राहत फतेह अली खान जो थे उस टाइम पे पीक पे आ चुके हुए थे आफ्टर डेथ ऑफ नुसरत फतेह अली खान। ठीक। तो उन्होंने जो था होल्ड कर लिया हुआ था, तो उन्होंने लाइक एक कंपटीशन करवाया था जिसमें जो था आपको पता ही होगा, लाइक सुनते होंगे म्यूजिक वगैरह, तो रिदम्स के साथ ना गाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तबले के साथ या ड्रम के साथ। तो वहाँ पे एक कंपटीशन हुआ था जिसमें राहत फतेह अली खान ने करवाया था कि तबले के साथ जो है सिंग करना है। तो मेरे फादर ने जो था उस टाइम पे तबले के साथ सिंग किया था। तो स्टेज पे आके जो था राहत फतेह अली खान ने अपने नाम का तखल्लुस जो था मेरे फादर को दिया था उस टाइम पे। दाऊद जबरदस्त। तो ये बताइएगा ये ट्रैक बनाने का आपने कब सोचा, और आपके साथ एक को सिंगर भी हैं तो उनके हवाले से भी कुछ बताइएगा। जी
जी मारिया ज़ेब एक बहुत अच्छी सिंगर है, रैप भी करती हैं और मॉडल भी है पाकिस्तान की, एक रिनॉन। तो यह है कि आज से 2 साल पहले रिकॉर्ड हुआ था, रिलीज होता, ये अभी जाके हुआ है। क्यों इतना काफी टाइम चीजें क्यों लग होती गया? बीच आप में तो आ आप जाती हैं, बनाए तो YouTube पर अपलोड कर सकते हैं सोशल directly? मीडिया। सर इट्स बिकॉज ऑफ टाइम, लाइक कॉन्सर्ट चल रहे होते हैं लाइव, और कुछ इस तरह के उसके भी मॉडल है, और सही, ऑल ओवर द सही। वर्ल्ड जो है वो टूर वगैरह कर रही होती है, तो थोड़ा सा मैनेज करना जो होता है मुश्किल होता है। ऐसे ही सही। अगर Right. थंबनेल के साथ सॉन्ग डालना होता है तो मैं आज ही 10 अपने सॉन्ग डाल दूं, मेरे पास पड़े हुए Right, रिकॉर्डिंग। right, जबरदस्त। right, right. अच्छा दाऊद, बताएं आपने सीखा है कहीं से गाना गाना? जी एग्जैक्टली मैंने सर जो है हमारे बिलावल गिल, वो भी यूके में होते हैं, उन्हीं से गिटार भी सीखा और गाना भी सीखा था मैंने। राइट, तो ये बताएं शौक कब से पैदा हुआ? किसने आपको बताया कि आप गुलकारी भी कर सकते हैं? सर शुरू से ही लाइक हम क्रिश्चियन हैं, चर्च बेस आपको पता होगा, क्वायर्स वगैरह होती हैं, तो ये है कि शुरू से ही सिंगिंग का शौक होता है हमें, तो साथ साथ चल रहा होता है सिंगिंग का टैलेंट वगैरह भी, कि इसको आगे करना है परसू। राइट, क्या बात तो है। बस आप आगे हैं फील्ड में, जंप ले लिया तो अब इंशाल्लाह अच्छा ये अच्छे बताइएगा मुकाम कि तक जाएंगे। कितना इम्पोर्टेंट है कि जो एक ट्रेडिशनल मीडिया है वहां पर भी आपको प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए और वहां पर भी गुलकारों को दें, क्योंकि हमने ये बीड़ा उठाया हुआ है, हम कोशिश करते हैं कि नए टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दें, उनको परवान चढ़ाएं ताकि नया टैलेंट उभर कर सामने आ सके। तो आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट होता है? सर इट्स प्लेजर टू यू कि लाइक आप लोग प्लेटफॉर्म देते हैं न्यू सिंगर्स को आने के लिए अपने टीवी पे, तो यह है कि मैं समझता हूँ कि हर आर्टिस्ट का ना एक टाइम होता है, मैक्स भी हो उसकी 10-15 साल की स्ट्रगल के बाद ही जो है आके उसको रिजल्ट वगैरह जो है मिलना शुरू होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, दूसरों को भी देखता हूँ ना, जितने भी सिंगर्स हैं राइट, तो लाइक उनका लग जाते हैं 10 से 15 साल की जो है स्ट्रगल उनको नजर आती है लाइक आफ्टर अ टाइम। बिल्कुल ठीक है। तो तो अब मेरा समझ लिया अभी तो 8वां साल चल रहा है म्यूजिक फील्ड में, लाइव स्टेजेस एक दहाई आपको ऑलमोस्ट जितने बड़े स्टेजेस हैं तो ऑलमोस्ट जितने बड़े स्टेजेस हैं सारे मैं कवर करता हूँ पाकिस्तान अभी एक और गाना आपको सुनाना पड़ेगा। चलें ठीक है जरूर। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, सोचा है जैसा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है हमने पहले नहीं। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, सोचा है जैसा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है हमने पहले नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझसे शुरू हो गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान अमर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं। क्या बात है, रूह को करार आ गया है। बहुत ज़बरदस्त दाऊद, बहुत अच्छा गाया आपने। 8 साल की आपकी मेहनत दिखाई दे रही है हमें ज्वाइन करने के लिए। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
दाऊद जैसे हमारे आर्टिस्ट हैं जो कि अपना लोहा मनवाने के लिए मैदान में उतरे हैं और आप देख ही रहे हैं कि उनके गीत रिलीज हो रहे हैं। एक हो चुका है बेबी गर्ल, चेक दैट आउट, और एक और जल्द रिलीज होने वाला है। दाऊद के कई गाने और तैयार हैं, तो आप YouTube पर इनको जल्द देखेंगे। एक बात सुनो। इसी के साथ ही हमें एक्सप्रेसो से आप दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।